सुनो, अब लगाना हेडिंग। ए पॉइंट हो गया था कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, है ना? अब पहला लगवाया था शायद, ये दूसरा ए पॉइंट पहला। अब दूसरा लगाओ, उसके अंदर चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो पिछली क्लास के अंदर हमने कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के बारे में फॉर्मूला लिखा था और समझाया भी था। ठीक उसी प्रकार चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बारे में चलेगा। देखिएगा, अरे ध्यान दो। तो हेडिंग लगानी है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। दिखेगा नहीं तो मैसेज है। आज सुनो, जिस प्रकार कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक उसी प्रकार चक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी है। तो देखो, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण अपन ने क्या लिखा था फॉर्मूला, म्यू एल वेक्टर बराबर माइनस का जी एल ई एल वेक्टर अपॉन 2m। तो यहां पे लिखा था एम पे किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। मैंने कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के अंदर बताया था कि जिस तरीके से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण परिभाषित होता है, ठीक उसी प्रकार नाभिक में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन। और वो न्यूक्लियॉन क्या करते हैं, नाभिक के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष है उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, सॉरी, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब बात चल रही है अपनी किसकी, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की। इधर क्या आएगा, म्यू एस वेक्टर आएगा। इधर तो आएगा म्यू एस वेक्टर, इधर क्या आएगा, एस वेक्टर, और इधर आ जाएगा जी एस आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के अंदर आप क्या कहोगे। अच्छा, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के अंदर कैसी गति होती है, न्यूक्लियॉन ही क्या करते हैं, अपनी अक्ष के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। जब न्यूक्लियॉन खुद की स्वयं की अक्ष के चारों ओर घूमते हैं या स्वयं के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के चारों ओर घूमते हैं, तो फिर उस कंडीशन के अंदर जो गति होती है वो कौन सी गति कहलाती है, चक्रण गति। और इस अवस्था में उत्पन्न कोणीय संवेग को चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं और उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जो किसके समानुपाती होता है, एस वेक्टर के समानुपाती होता है। फॉर्मूला इसका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के अंदर लिखो, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के अंदर लिखो, लिखना चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के अंदर नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की चक्रण गति के कारण, चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे म्यू एस वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है, इसे म्यू एस वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। तो म्यू एस वेक्टर बराबर लिख लो माइनस का जी एस ई एस वेक्टर अपॉन 2m। अच्छा सुनो, यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आ सकता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी आ सकता है, पर पीछे वाले में केवल प्रोटॉन का ही द्रव्यमान आता है ना। यहाँ प्रोटॉन का भी आ सकता है और न्यूट्रॉन का भी आ सकता है।
ऐसी कोई बात नहीं है कि न्यूट्रॉन उदासीन है तो उसकी वजह से चक्रण चुंबकीय आघूर्ण नहीं उत्पन्न होगा ना, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन का भी आ सकता है और न्यूट्रॉन का आप ऐसे भी लिख सकते हो पी कॉम, ठीक है, दोनों ही आ सकते हैं, देख लिया। हाँ जी, अब हेडिंग लगाओ, सी पॉइंट या थर्ड पॉइंट लगाकर नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, तीसरा पॉइंट आएगा नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वही नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण है यहाँ पे। कैसे? जैसे म्यू एल वेक्टर तो कौन सी गति के कारण है? कक्षीय गति के कारण। और म्यू एस वेक्टर कौन सी गति के कारण है? चक्रण गति। टोटल चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण लिखेंगे? टोटल को किससे लिखेंगे? म्यू जे वेक्टर से, तो वो किस किस का योग हो जाएगा? म्यू एल वेक्टर प्लस म्यू एस वेक्टर का योग हो जाएगा। अच्छा सुनो, दूसरी बात, ये जो म्यू जे वेक्टर होगा इसका मान कितना होगा? माइनस का जी जे ई जे वेक्टर अपॉन 2mp। ठीक है, ये होता है कुल चुंबकीय आघूर्ण या नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, लिखो इसके अंदर सबसे पहले तो नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियोनों की, नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियोनों की, नाभिक में उपस्थित समस्त न्यूक्लियोनों की कक्षीय गति के कारण, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल वेक्टर, म्यू एल वेक्टर एवं चक्रण गति के कारण, एवं चक्रण गति के कारण उत्पन्न चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, एवं चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस वेक्टर के सदिश योग को, के सदिश योग को नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जिसे म्यू जे वेक्टर से व्यक्त करते हैं, जिसे म्यू जे वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो म्यू जे वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? म्यू एल वेक्टर प्लस म्यू एस वेक्टर। म्यू जे वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? म्यू एल वेक्टर प्लस म्यू एस वेक्टर। केवल बस वही लिखना है, नीचे मत लिखना ना। म्यू जे वेक्टर बराबर म्यू एल वेक्टर प्लस म्यू। आगे लिखो, यदि न्यूक्लियन, केवल यही लिखना है, यदि न्यूक्लियन कक्षीय गति के साथ साथ, यदि न्यूक्लियन कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी करे तो, चक्रण गति भी करे तो कुल कोणीय संवेग, कुल कोणीय संवेग कितना होगा? जे वेक्टर होगा। कुल कोणीय संवेग जे वेक्टर होगा। कैसे? हम कहते हैं कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होता है, सॉरी, उत्पन्न कोणीय संवेग एल वेक्टर, चक्रण गति के कारण उत्पन्न कोणीय संवेग एस वेक्टर, और दोनों का योग क्या कहलाता है? जे वेक्टर। सॉरी, जब न्यूक्लियन कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी करेगा तो कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? सॉरी, कुल कोणीय संवेग कितना होगा? जे वेक्टर होगा। इस अवस्था में, इस अवस्था में आगे लिखो, इस अवस्था में चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा, अवस्था में चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा। इस अवस्था में चुंबकीय आघूर्ण निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा। ये फॉर्मूला लिख लो, म्यू जे वेक्टर बराबर जी जे ई जे वेक्टर अपॉन 2mp। ठीक है, आइएगा। अब देखना थोड़ी सी कैलकुलेशन, अब तक तो केवल परिभाषा वगैरह यही है। देखो, किसी विशिष्ट दिशा z में घटक, आइएगा,
कैसे लिखेंगे? म्यू जे का जेड दिशा में घटक म्यू जे जेड, फिर जी जे ई जे का जे जेड हो गया और 2 एम पी। अच्छा, जे जेड क्या होगा मान इसका, किसी को पता है? क्वांटम में सॉरी एम जे एच कट हो जाएगा, ये मान इधर रखेंगे तो कितना आएगा? म्यू जे जेड बराबर डी जे ई एम जे एच कट बट्टा 2 एम पी। नीचे म्यू जे जेड डी जे ई एच कट अपॉन 2 एम पी, फिर क्या आएगा? एम जे। तो देखो इसको क्या लिखते हैं अपन? डी जे म्यू एन एम जे। जैसे बोर मैग्नेटॉन म्यू भी होता था, क्या होता था उसका मान? ई एच कट अपॉन 2 एम, वहां एम किसका द्रव्यमान होता था? इलेक्ट्रॉन का। वैसे ही यहाँ जो म्यू एन है, यहाँ जो म्यू एन है ये होगा ई एच कट अपॉन 2 एम पी, ये होता है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। न्यूक्लियर मैग्नेटॉन या न्यूक्लियर न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ठीक है? बता लो ऐसे कैसे। यहाँ ये न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है, बता दो ऐसे। इसी के अंदर हेडिंग लगानी है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ब्रैकेट के अंदर लिखना है म्यू एन, एवं बोर मैग्नेटॉन ब्रैकेट के अंदर लिखना है म्यू बी की तुलना। तो हेडिंग लगाओ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ब्रैकेट के अंदर लिखना म्यू एन, एवं बोर मैग्नेटॉन ब्रैकेट के अंदर लिखना म्यू बी की तुलना। न्यूक्लियर मैग्नेटॉन एवं बोर मैग्नेटॉन की तुलना। आओ देखो, अगर अपन न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है म्यू एन बराबर ई एच कट अपॉन 2 एम पी। चलो समीकरण नंबर देंगे 1। अच्छा सुनो, अगर अपन बात करें बोर मैग्नेटॉन की तो इसको अपन म्यू बी से लिखते हैं। तो बोर मैग्नेटॉन इसको लिखते हैं म्यू बी से, तो ये हो जाएगा ई एच कट अपॉन 2 एम ई, इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आता है। तो अब एक काम करना है, 1 में 2 का भाग लगा दो। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, जब 1 में 2 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा म्यू एन बट्टा म्यू बी। तो सुनो, ऊपर मान कितना है? ई एच कट अपॉन 2 एम पी, नीचे है ई एच कट अपॉन 2 एम ई। तो फाइनली म्यू एन बट्टा म्यू बी, ई एच कट बाई 2 से ई एच कट बाई 2 कट गया, एम ई ऊपर चला जाएगा, एम ई बट्टा एम पी हो गया। तो इसको उल्टा करेंगे तो म्यू बी, या रुको मान रख दो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ये अब अपन को सॉल्व करना है। उतारो पहले तो, 1836 आएगा ये, 1/1836 आएगा।
सॉल्व करोगे ना तो 1/1836, यहाँ से म्यू एन बराबर हो जाएगा म्यू बी बट्टा 1800। लिया अब हेडिंग लगाओ। कितने पॉइंट हो गए थे? ये 3 नहीं, इससे पहले कितने पॉइंट हो गए थे? इससे पहले भी 3 ही हुए थे। जैसे नाभिक की त्रिज्या, घनत्व, कितने हो गए? मतलब एक तो नाभिक के अवयव में आवेश, सॉरी सामान्य गुण में एक आवेश था, एक नाभिकीय घनत्व था, नाभिकीय त्रिज्या थी, फिर नाभिकीय कक्षीय कोणीय संवेग, त्रैचक्रण कोणीय संवेग, फिर नैज कोणीय संवेग, फिर सम विषम वाला, ऐसे करके कितने पॉइंट हो गए? फिर नाभिकीय चुंबकीय गुण। चलो कोई बात नहीं, हेडिंग लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जैसा भी है, अगला लगाओ द्रव्यमान। द्रव्यमान तो नाभिकों का द्रव्यमान से बात चलेगी। हाँ, हेडिंग है द्रव्यमान अगली। लिखो इसके अंदर। हाँ जी, देखो नाभिकों का द्रव्यमान अपन किस में ज्ञात करते हैं? एएमयू के अंदर, है ना। तो एक एएमयू को कैसे परिभाषित करेंगे वो यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक मेथड उपयोग में आता है जिसे अपन कहते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। सुनना, नाभिक के नाभिक के द्रव्यमान का मापन करने के लिए एक विधि पढ़ेंगे अपन जिसे कहते हैं अपन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, है ना। तो अपने इसी यूनिट के अंदर टॉपिक आएगा एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पर अभी नहीं आएगा, आगे आएगा इसी यूनिट के अंदर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। अच्छा सुनो, अगर एक परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो एक परमाणु का द्रव्यमान लगभग कहाँ केंद्रित होता है? सेंटर पर। कहाँ पे? नाभिक के सेंटर पर क्या होता है? केंद्रित माना जाता है। जब परमाणु के आकार और नाभिक के आकार की बात करें तो परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। और नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻−15 मीटर। ओके, ये तो बेसिक बातें हैं, छोटी पता होगी। अच्छा, एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, एक एएमयू को कैसे डिफाइन करते हैं? एक एएमयू भी बोल सकते हैं या 1 यू भी बोल सकते हैं। एक एएमयू बोल दो चाहे 1 यू बोल दो, एटॉमिक मास यूनिट। इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो बताता हूँ। देखो, C612 परमाणुओं का द्रव्यमान का 1/12वां भाग क्या कहलाता है? एक एएमयू कहलाता है। यानी इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एम द्रव्यमान किसका? C612 बटा कितना आ गया? 12। ये किसके बराबर होता है? एक एएमयू के बराबर होता है। यहां से आप लिख सकते हैं C612 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 एएमयू हो। ठीक, चलो पहले यहां तक पहुंचते हैं। लिखो छोटी मोटी बातें लिखना। इसके अंदर एक परमाणु, ब्रैकेट के अंदर लिखो
एक परमाणु ब्रैकेट के अंदर लिखना 10 की घात -10 मीटर आकार, 10 की घात -10 मीटर लिख लेना, फिर बंद कर लेना ब्रैकेट लगा के, आकार का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है ना, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का आकार लिख दिया कितना, 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। संपूर्ण द्रव्यमान उसकी नाभिक में केंद्रित होता है, के नाभिक में केंद्रित होता है, के नाभिक में केंद्रित होता है, के नाभिक में केंद्रित होता है। आगे लिखो, परमाणुवीय नाभिकों का, परमाणुवीय नाभिकों का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, परमाणुवीय नाभिकों का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि का उपयोग किया जाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि का उपयोग किया जाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि का उपयोग किया जाता है। आगे लिखो, नाभिकों के द्रव्यमान का मापन करने के लिए, नाभिकों के द्रव्यमान का मापन करने के लिए लिखो AMU, AMU ब्रैकेट के अंदर लिखना परमाणु द्रव्यमान मात्रक, AMU ब्रैकेट के अंदर लिखना परमाणु द्रव्यमान मात्रक का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। लिखना एक AMU, 1 AMU को एक U से यानी 1 U से व्यक्त करते, 1 U से भी व्यक्त करते, ऐसे लिखना 1 AMU को 1 U से भी व्यक्त करते, 1 U से भी व्यक्त करते, एक AMU को अपन 1 U से भी व्यक्त करते हैं ना। अब हेडिंग लगाओ इसके अंदर, एक AMU की परिभाषा, एक AMU की परिभाषा, लिखना कार्बन 12 परमाणु, C612 ऐसे लिख लो, कार्बन 12 परमाणु C612, C612 के द्रव्यमान के एक, के द्रव्यमान के 1/12वें भाग, कार्बन 12 मतलब C612 परमाणुओं के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक AMU कहते हैं। कार्बन 12 मतलब C612 परमाणुओं के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक AMU कहते हैं। थोड़े पे सुधार, ठीक है पूरा इसके से चले आगे। अब आओ देखो थोड़ा ढंग से समझ, हाँ जी, 1 मोल C612 परमाणुओं का द्रव्यमान, द्रव्य ये होता है किसके बराबर, आवोगाद्रो संख्या, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, Na से, गुणा
12 AMU। सुनो, 1 मोल C6 12 परमाणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? आवोगाद्रो संख्या गुणा 12 AMU। अब थोड़ा ढंग से समझो, 1 मोल C6 12 परमाणुओं का द्रव्यमान। अच्छा, 1 मोल, इधर ध्यान देना, 1 मोल C6 12 परमाणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? आवोगाद्रो संख्या गुणा 12 AMU। अब 1 मोल का मतलब कितना केजी होता है? 1 मोल का मतलब क्या है? देखो, जब ग्राम में लेते हो ना आप, 1 मोल C6 12 परमाणुओं को अपन किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। तो आवोगाद्रो संख्या कितनी लिखते हैं अपन? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ऐसा कब लेते हैं? जब ये ग्राम में होता है। और 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया? तो 1 ग्राम का मतलब अगर उसे अपन केजी में कन्वर्ट करेंगे, अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी के अंदर। जैसे मैं आपसे कहूं, इधर ध्यान देना, 1 मोल C6 12 परमाणुओं का द्रव्यमान, अगर मैं यहाँ कार्बन परमाणु का द्रव्यमान किसके अंदर लूंगा? ग्राम के अंदर लूंगा, जब तो यहाँ पे कितना आएगा? है 0.022 इंटू 10 की पावर 23 गुणा क्या हो गया? 12 AMU। समझना, अब ये इस अवस्था के अंदर किसके अंदर है? ग्राम के अंदर है। किसके अंदर है? ग्राम के अंदर। ग्राम को केजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 12 ग्राम को केजी कन्वर्ट करेंगे ऐसे बता दो संख्या में, 0.0012। सही है ये? 012 आएगा, 0.012। सही है? अब ठीक है ना? हाँ, तो केजी C6 12 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गुणा 12 AM। अच्छा सुनो, अगर आप अब देखो, इसको अपन क्या कर सकते हैं? अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें किसके अंदर, अगर मैं 1 केजी के अंदर लिखना चाहूं फिर इसे ना, तो फिर यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? मुझे 26 लेना पड़ेगा। उससे पहले एक काम और करते हैं, अपन अपन AMU की बात कर रहे हैं ना, तो इसको इसके नीचे ले आओ पहले तो। 12 AMU बराबर कितना हो जाएगा? 12 AMU बराबर हो जाएगा 0.012 kg सी, सॉरी 6C12 परमाणुओं का द्रव्यमान, रुक जाओ, बटा कितना आ जाएगा ये? 6.00 सॉरी 022 इंटू 10 की पावर 20। अच्छा सुनो, आप यहाँ से अगर ये हटाना चाहो, तो पॉइंट हटाना चाहें अपन, पॉइंट हटाना चाहें तो ये पे कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा ना ये? या फिर एक बार पहले ये और लिख लो, AMU बराबर कितना आएगा? एक AMU बराबर, ये 12 भी नीचे ले आओ, तो 0.012 kg C612 परमाणुओं का द्रव्यमान। अच्छा सुनो, मैं केजी में क्यों लिखा हूँ ना, जितने भी द्रव्यमान आप लिखते हो, जैसे आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखते हो, क्या लिखते हो आप? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 आगे केजी। अगर आप प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखते हो तो क्या लिखते हो? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट होगा? केजी के अंदर भी कन्वर्ट होगा। अच्छा सुनो, क्या होगा? ये 6.0023, सॉरी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गुणा कितना आ गया? ये 12 है ना? अब सुनो, अब दो काम कर सकते हैं अपन, क्या? एक तो पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो लगेगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26, और ऊपर क्या बच जाएगा? केवल 12। और अगर आप चाहते हो कि ऊपर का 12 भी हट जाए, तो ये नीचे वाले 12 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक AMU बराबर कितना? ये हो गया C612 परमाणुओं का द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया, परमाणुओं का द्रव्यमान, ठीक है ना? अब ये देखो, यहाँ पे अगर आपने ऐसे लिख दिया कितना, ऊपर थोड़ी चला जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 26। भाई ये 12 भी इस 12 से क्या कर दिया आपने? काट दिया। तो अब ये ऊपर किसके अंदर होगा? केजी के अंदर होने वाला है। तो एक बार इसे उतारो।
तो एक मिनट ना, यहाँ तक लिखना है इसी, ये 2 लाइन सही है पूरा, थोड़ा सा ये हटना, केवल ऊपर की 2 लाइन लिखना है एक बार। 1 मोल C612 परमाणुओं का द्रव्यमान होता है अवोगाद्रो संख्या गुणा 12 AM। इसको अपन ने लिख दिया 0.012 kg C612 परमाणु का द्रव्यमान हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 12 AMU। 1 AMU, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक बचेगा, बताता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। गैस कैसे होता है? एक मिनट। ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं होती फिर ना। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, ये हाँ, ये आता है 1.66054 इंटू 10 की पावर 27। ये 1 AMU बराबर आता है 1.66054 इंटू 10 की पावर -27। हाँ, 27 नॉट 4। ऊर्जा भी ज्ञात कर लीजिए। 1 AMU बराबर होता है 1.66054 इंटू 10 की पावर -27 kg। लिख लिया पूरा? लिखना आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से। ठीक है, अच्छा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर MC, चलो E बराबर M का मान रख दो 054 इंटू 10 की पावर -27। प्रकाश का वेग ये जूल में आएगा। अच्छा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं? भाग लगा देते हैं, इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर बटा 1.6 इंटू 10 की पावर -90। कर लो इसे। तो सोल्व करने पर ये आ जाएगी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा 931.5 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा 931.5 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं फिर? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। अच्छा सुनो, ये द्रव्यमान अपन ने किस में लिया है? देखो, ये किसके बराबर है? AMU के बराबर है ना। ये द्रव्यमान किसके बराबर है? 1 AMU के बराबर है। इसे 1 AMU के तुल्य ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 AMU के तुल्य ऊर्जा भी कहते हैं। सुनो, अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
अगर आप इस 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा सी स्क्वायर कर दोगे ना, ये फिर देखिए कैसे चेक करो, इस सी स्क्वायर को इधर गुणा कर दो, ये द्रव्यमान है m, है ना, सी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो ये किसके बराबर है, ई के बराबर। ई बराबर क्या है, 1 mu बराबर कितना हो जाएगा, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा सी स्क्वायर। वापस चेक कर लो, अगर इस सी स्क्वायर को इधर गुणा कर दोगे आप तो ये किसके बराबर हो गया, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, ई। ई बराबर कितना हो जाएगा, ये m लिया है अपन ने, सी स्क्वायर। 1 mu के अंदर कितना होता है, 1 AMU के अंदर 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा सी स्क्वायर। नहीं, ये पूछता नहीं है, केवल इतना पता होना चाहिए कि इसका मान 931 होता है। अगली हेडिंग लगानी है, ये लिखने के बाद में इतना, नाभिक के स्थायित्व के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक के स्थायित्व के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक के स्थायित्व के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण लिखना इसके अंदर। लिखना नाभिक के इस स्थायित्व के आधार पर नाभिक के स्थायित्व के आधार पर नाभिक को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नाभिक को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखो स्थायी नाभिक, दूसरा लिखना अस्थायी नाभिक। फर्स्ट लिखना स्थायी नाभिक, सेकंड लिखना अस्थायी नाभिक। वापस पहला लगा लो स्थायी नाभिक, लगा लेना स्थायी नाभिक। वे नाभिक स्थायी नाभिक के अंदर लिखना वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या। वे नाभिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा अपरिवर्तित रहती है। हमेशा अपरिवर्तित रहती है, उन्हें स्थायी नाभिक कहा जाता है। उन्हें स्थायी नाभिक कहा जाता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा अपरिवर्तित रहती है, कभी भी नहीं बदलती, अनंत काल तक नहीं बदलती, अत्यधिक समय तक कभी भी नहीं बदलती, यानी हमेशा ये अपरिवर्तित रहती है, स्थायी नाभिक कहा जाता है। लिखना ऐसे नाभिक, हाँ, ऐसे नाभिक अन्य नाभिकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे नाभिक अन्य नाभिकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। आगे लिखो, ऐसे नाभिक अन्य नाभिकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। लिखो आगे।
ऐसे नाभिकों का न तो स्वतः विघटन होता है, ऐसे नाभिकों का न तो स्वतः विघटन होता है और न ही सामान्य परिस्थिति में विघटन होता है। न तो स्वतः विघटन होता है और न ही सामान्य परिस्थिति में विघटन होता है। प्रकृति में लगभग प्रकृति में लगभग प्रकृति में लगभग 274 नाभिक प्रकृति में लगभग 274 नाभिक प्रकृति में लगभग 274 नाभिक स्थायी माने जाते हैं। प्रकृति में लगभग 274 नाभिक स्थायी माने जाते हैं। आगे लिखो। विषम जेड व विषम एन, समझ गए, न्यूट्रॉन की संख्या भी विषम और प्रोटॉन की संख्या भी विषम। आगे लिखना, विषम जेड व विषम एन वाले स्थायी नाभिकों की संख्या अति अल्प होती है। वाले स्थायी नाभिकों की संख्या अति अल्प होती है। आगे लिखो। सम जेड व सम एन, सम कैपिटल जेड व सम एन वाले स्थायी नाभिकों की संख्या अत्यधिक होती है। वाले स्थायी नाभिकों की संख्या अत्यधिक होती है। स्थायी नाभिकों की संख्या अत्यधिक होती अत्यधिक